करते हैं। तो जैसा कि हमारे एजेंडा में है कि डॉक्टर सैमुअल ली के बुक को हम सब लोग आपस में डिस्कस करके इसके वेरियस एस्पेक्ट को समझ पाएँ, क्योंकि ये किताब हमारे प्रोफेशन से बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि हम सब लोग स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, हम सब लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझाया है कि कैसे हम मेंटल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी गैप के बाद हमने एक टॉपिक मैंने लिया था, एंजाइटी। उसका रीज़न ये है कि पीछे एक काउंसलिंग का केस मैं हैंडल कर रहा था। तो उसमें मैंने जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन इतना वर्स था उस क्लाइंट का कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वर्स हो सकता है। कि डॉक्टर एरन बेक को आप सब लोग जानते हैं, सीबीटी के जो फाउंडर हैं, सीबीटी प्रैक्टिस को, सीबीटी थ्योरी को जिन्होंने जन्म दिया, उनका नाम डॉक्टर एरन बेक है। और उन्होंने एक इन्वेंट्री बनाई हुई है सीबीटी एंजाइटी के ऊपर, जिसमें 21 क्वेश्चंस हैं। और उन्होंने वो सेल्फ असेसमेंट होता है कि आप अपना सेल्फ एनालाइज करिए कि आप किस लेवल के एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने स्केल दिया हुआ है 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 में आपका स्केल बिल्कुल लो है और 3 जो है आपका हाईएस्ट स्केल है। तो अगर 21 क्वेश्चन को अगर आप आंसर करें, अगर मैक्सिमम 3 भी दें, तो टोटल करीब 63 या 64 आएगा, 63 आएगा। तो उस क्लाइंट का जो टोटल स्कोर था 63 था, टोटल स्कोर उस क्लाइंट का 63 था। तो आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी का कौन सा लेवल था, और जो कैटेगरी है वो सीवियर कैटेगरी में है। तो उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास, और इवन वो कई लोगों को अप्रोच करने के बाद मेरे पास भी आई थी, तो मैंने भी उनके पास उनको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने उनका जो लेवल देखा, एंजाइटी मैंने ही टेस्ट हालांकि किया था इस डॉक्टर एरन बेक के मॉडल पे। वो मैंने टेस्ट करके उनको देखा, और जो मैंने उनको कुछ टिप्स दिए थे उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा कि ये फिर ये आपका काउंसलिंग रिलेटेड केस नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो आई एम विड्रॉइंग। तो मैंने उनको मना कर दिया है। तो उसको मैंने देख करके मेरे को जो अंदाज़ा हुआ कि एंजाइटी का केस कितना वर्स हो सकता है, ये मेरे लाइफ में, मेरे अब तक के काउंसलिंग करियर में, पिछले 3 साल के करियर में मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था। तो मैंने जो इसका जो क्या कहते हैं, जो मेरी जो खुद की असेसमेंट है, मेरा मानना है कि, और डॉक्टर ली ने जो अपने किताब में लिखा है कि अपना अगर एंजाइटी को कंट्रोल करना है, अपने अपने आप हैंडल करना है, अपने आप उसे मैनेज करना है, तो एक ही तरीका होता है। उन्होंने ब्रीदिंग के बारे में इस किताब में समझाया है कि आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर अगर कंट्रोल पा लेते हैं ना, तो आप अपना एंजाइटी को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ये किताब मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा, ये चैप्टर इनफैक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि हम सब आपस में एक बार और डिस्कस करते हैं इसे। तो शुरू करते हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, और इसमें कोई नई बात उन्होंने ऑफ कोर्स नहीं बताई है। नई बात ये बताई है कि जो एंजाइटी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, लोग बाग अलग अलग तरह की थेरेपी को अप्रोच करते हैं। तो इन्होंने बोला थेरेपी की अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, ब्रीदिंग को अपने चैनलाइज करना है, ब्रीदिंग को आपको अपने काबू में करना है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग हमारे काबू में नहीं होती। तो ये इन्होंने इस बात को बताया, और ब्रीदिंग के कई टेक्निक इन्होंने बताए हैं, और इन्होंने और भी लोगों का रेफरेंस दिया है जहाँ से हम ब्रीदिंग को सीख सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे को एटलीस्ट एहसास हो रहा है कि मैं भी आज के बाद और आप सब लोग प्रोबेबली ब्रीदिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर हम तरीके से ब्रीदिंग कर पाए तो हम अपने इस तरीके का जो मेंटल रिलेटेड इश्यूज है ना, बहुत आसानी से हम इसको
काबू कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इन्होंने सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बात किया है। 5 टॉपिक इन्होंने ये बताया कि एंग्जाइटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना है। फिर उन्होंने समझाया है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या होते हैं एंग्जाइटी के। फिर उन्होंने ये भी बात करी है कि एंग्जाइटी के जो वेस्टर्न ट्रीटमेंट है वो क्या है। उसके अलावा उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है कि कैसे वो एंग्जाइटी के चपेट में आए और क्या क्या बिलीफ सिस्टम जो काम कर रहा था वो उसको उन्होंने एड्रेस किया है, और कैसे अपने एंग्जाइटी से वो बाहर आए, कौन से टेक्निक, कौन से ब्रीदिंग टेक्निक को अपना करके एंग्जाइटी से बाहर आए हैं, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं भी अपने आप को इसी 4-5 टॉपिक पर रिस्ट्रिक्ट करके पीपीटी के थ्रू थोड़ा शेयर मैं कर रहा हूँ। तो आप सब लोग बताएं अगर आपको दिख रहा है पीपीटी। नहीं दिख रहा भाई जी। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, कहीं से आवाज आ रहा है? अब दिखा क्या? हाँ, और जूम दिख रहा ऊपर आया हुआ। अच्छा, पीपीटी नहीं दिख रहा ना? अभी भी नहीं दिखा? हाँ आया, अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई एंजाइटी, हाँ, ये आया। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम जल्दी से थोड़ा बात कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे समझाया एंजाइटी क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं अभी कुछ दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था, एक रिसर्च पेपर। उसमें इन्होंने जो एक बात बताई है जो कि हम सब लोगों को जानना ज़रूरी है कि एंजाइटी और डिप्रेशन से आज के डेट में हर एक इंसान दिन में कम से कम 1 से 5 बार, मतलब मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 5 बार गुजरता है। उस रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर आप, गुजरते तो हर इंसान है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है महीने से ऊपर, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उस रिसर्च में ये लिखा हुआ था। तो आज के बाद आप लोग इस सेशन को अटेंड करके, मैं चाहूंगा कि लोगों का एंजाइटी अगर आपको पता करना होगा ना, तो आप उनके ब्रीदिंग पैटर्न को देख करके, समझ करके, ऑब्जर्व करके उस इंसान के बारे में आप बता सकते हैं, बगैर किसी इन्वेंट्री को टेस्ट किए हुए बता सकते हैं कि इंसान एंजाइटी से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। तो इसमें क्या कहते हैं, एंजाइटी इज व्हेन, अच्छा एंजाइटी का क्या वो है, नॉर्मल साधारण भाषा में एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ऑफ कोर्स चिंता होता है। लेकिन एंजाइटी जो मतलब चिंता जो है, ये डर में तब्दील हो जाता है, और डर का जो सीवियर रूप होता है ना, वही एंजाइटी होता है। ठीक है। तो इनके भाषा में जो किताब में डॉक्टर ली ने लिखा है कि एंजाइटी इज व्हेन one's awareness is focused on past or future events leading to the false feeling that one is in danger। या तो पास्ट या तो फ्यूचर, और ऐसा हमारा मानना है, हो जाता है कि हम किसी डेंजर की तरफ जा रहे हैं, कोई थ्रेट हमारे पास आ रहा है, कुछ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एंजाइटी के बारे में ये बताया इन्होंने। फिर ये कहते हैं इट इज मैनिफेस्टेड बाय एन एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विच इज मिररिंग द एबनॉर्मल ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स के बारे में हम सब जानते हैं ना कि 4 तरीके से मुख्य रूप से ब्रेन वेव्स हैं। एक तो बीटा वेव्स है, दूसरा अल्फा है, तीसरा थीटा है, और चौथा डेल्टा वेव्स है। तो हमारा जब हमारा जो ब्रीदिंग हमेशा उस हमारे जो एबनॉर्मल ब्रेन वेव्स हैं, इसको हमेशा वो क्या करता रहेगा कि इसको मिरर करता रहेगा। मतलब अगर हमारा ब्रेन वेव का मतलब, अगर हमारा ज़्यादा थॉट, अगर अल्फा लेवल में, बीटा लेवल में है तो हमारा थॉट्स का स्पीड ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम आने पे हमारा अल्फा लेवल पे होता है। तो इस तरीके से हमारा थॉट के मुताबिक हमारा ब्रेन वेव भी होता है।
बेसिकली उसको ब्रेन वेव ही कहते हैं। तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न और हमारा ब्रेन वेव ये दोनों मैच करता है, मिरर करता है। आगे कहते हैं इट इज रनिंग ऑन प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग फ्रॉम ए ट्रॉमा और ए फॉल्स बिलीफ सिस्टम। It can be treated instantly by calming the breath, so it is slow and rhythmic and sinking into the present moment. तो ये कहते हैं कि इस तरीके के सिचुएशन को इंस्टेंटली क्योर किया जा सकता है। कैसे? अपने ब्रीथ को काम करके शांति से, अगर हम अपने जो हमारा खूब तेजी से चलने वाला जो ब्रीदिंग है उसको अगर हम शांत कर दें, ठंडा कर दें और रिदम में लेके आए, तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और ऐसा करने से हम जो पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं उसको अपने आप को हम प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। ये इन्होंने समझाया है। आगे फिर कहते हैं इट इज इजी टू आइडेंटिफाई एनीवन हु इज एंग्शियस बाय द वे दे ब्रीथ। तो इट इज इजी, जैसा कि मैं बता रहा था कि किसी इंसान को आप देख करके बता सकते हैं उसको कितना चिंता है, किस लेवल के एंग्जाइटी पे जा सकता है। A person who is anxious will have a shallow, erratic breath pattern. अगर कोई चिंता से ग्रस्त कोई इंसान है, एंजाइटी से ग्रस्त कोई इंसान है ना, तो उसका ब्रीदिंग शैलो यानी कि छोटा हमारा सांस होता है। और इरेटिक ब्रीदिंग पैटर्न, इरेटिक यानी कि एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, नॉर्मल नहीं होगा वो। ए पर्सन हु इज काम विल बी ब्रीदिंग इन रिलैक्स्ड, क्वाइट एंड रिदमिक ब्रीथ पैटर्न। अभी आप और मैं, आप सब लोग अगर अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें तो हमारा ब्रीदिंग अभी क्या है? रिलैक्स है, नॉर्मल है, रिदमिक है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास चिंता नहीं है, हमारे पास अभी एंजाइटी नहीं है। बट अगर हाँ, आपका ब्रीदिंग पैटर्न अगर रिदमिक नहीं है तो आप थोड़ा अलर्ट होकर के देखें कि कैसा है। आगे ये कहते हैं यू विल नेवर फाइंड एनीवन हु इज एंग्शियस बट ब्रीदिंग इन ए काम, रिलैक्स्ड, रिदमिक, नॉर्मल मैनर। ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर आप ऐसे इंसान से नहीं मिल पाएंगे जो चिंतित हो लेकिन उसका जो ब्रीदिंग है वो काम है, रिलैक्स्ड है और रिदमिक है। यू विल नेवर फाइंड एनीवन। दिस इज बिकॉज द ब्रेन वेव्स मिररिंग द ब्रीदिंग रेट। ब्रेन वेव्स, जो वेव्स है ना हमारे 4 वेव्स, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये हमारे ब्रीदिंग को मिरर करता है। यानी कि हमारा अगर सांसें तेज चल रहा है, इसका मतलब हमारे थॉट भी तेज चल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। द ब्रीथ विल इधर फॉलो द माइंड और द माइंड विल फॉलो द ब्रीथ। देखिए कितना एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन ये बता रहे हैं कि आपकी सांस डिपेंड करेगी आपके विचारों के ऊपर। आपकी विचार अगर तेज चल रही हैं तो आपकी सांसें भी तेज चलेंगी, वो आपकी सांसें भी रिदम में नहीं होंगी। तो या तो आपके माइंड आपके ब्रीथ को लीड करता है या फिर आपके ब्रीथ आपके माइंड को लीड कर रहा है। When one is anxious, the mind is leading the way. कोई चिंतित इंसान है, कोई एंग्सियस इंसान है, तो आपके माइंड ही आपके जीवन को चलाता है। The mind is either focused on the past or worrying about the future, fearing something bad is going to happen and that hasn't happened yet. Fear यही होता है ना कि हम हमेशा डरते रहते हैं बट वो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, इनके किताब का हम ये सब सेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा नॉर्मल जो प्रैक्टिस है कि हम उनके किताबों को पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। वही मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज कर लिया ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नहीं लिया हुआ है, वहीं से लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको स्कैप किया हुआ है बिकॉज कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगा है मैंने वही लेकर के यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप लोग उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। आगे फिर कहते हैं व्हेन द माइंड इज स्टक ऑन सच ए थॉट वन लूजेज ऑल सेंसेज ऑफ ब्रीथ एंड फॉरगेट दैट दे आर नॉट देयर थॉट।
ये एक इम्पॉर्टेंट आप अगर ध्यान दें, ये कहते हैं कि वी आर नॉट आवर थॉट, ऐसा कहा जाता है ना कि वी आर नॉट नॉट आवर थॉट। कितने लोग ये रियलाइज कर पाते हैं? एक मिनट, जरा पावर कट है, मैं हाँ, कितने लोग ये रियलाइज कर पाते हैं कि वी आर नॉट आवर थॉट? यस यस भाई जी, है ना? एक्सपीरियंस होता है ये। यस, तो ये इट्स वेरी बहुत, क्लियर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों को अपने आप से डिटैच करना। अच्छा, फिर इन्होंने थोड़ा समझाया हुआ है ब्रेन एंड एंजाइटी। ब्रेन में क्या होता है जब आप चिंतित होते हैं तो क्या होता है? तो ये कहते हैं कि बीटा ब्रेन वेव्स कोरेस्पोंड्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग वेयर द ब्रीथ इज मैचिंग द एक्टिविटी ऑफ थॉट्स। बीटा ब्रेन ब्रेन वेव्स जो होता है कि अभी जो हैं आपस में हम बात कर रहे हैं, हम अभी बीटा ब्रेन वेव्स में हैं अभी। तो बीटा में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं। हम अपने लगभग 3-4 सेंसेस को से चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। हम देखते भी हैं, बातें भी करते हैं, सुनते भी हैं, सोचते भी हैं, कुछ स्मेल भी कर लेते हैं। तो आउट ऑफ 5 सेंसेस हम 3 या 4 सेंसेस को इन्वॉल्व किए रहते हैं बीटा ब्रेन वेव में। तो ये कहते हैं बीटा ब्रेन वेव कोरेस्पोंड टू द स्टेट ऑफ बीइंग वेयर द ब्रीथ इज मैचिंग द एक्टिविटी। मतलब हम बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हमारा ब्रीदिंग भी हमारा अटैच है उससे। मैचिंग द एक्टिविटी ऑफ थॉट्स, इट इज ऑन द गो इन ए रश एंड एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए कहते हैं जो बीटा ब्रेन वेव में जब हम होते हैं ना, तो हम हमेशा रश में होते हैं। पर्टिकुलरली जो जो लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं, उनका जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बीटा ब्रेन वेव में होते हैं वो सारे। और उस टाइम क्या होता है कि हाँ, सब चीज़ हड़बड़ भी होता है, जल्दी 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 जल्दी। उससे क्या होता है ना कि हमारा थोड़ी देर के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है ना, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है रेस्ट एंड काम सिस्टम, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको फाइट एंड फ्लाइट बोला गया। मतलब हमारा बॉडी माइंड हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में रहता है जब हम बीटा ब्रेन वेव में होते हैं। तो आगे कहते हैं कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जो अभी मैंने बात की, दैट इज इन फ्लाइट, दैट इज इन फाइट और फ्लाइट एंड एक्टिवेट व्हेन द बॉडी सेंसेस इज इट इज इन ए रश और इन डेंजर। अभी मैंने ही बताया कि जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा बॉडी हमेशा इमरजेंसी मोड में चला जाता है, और हमेशा हम डेंजर के मोड में रहते हैं कि कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। So it activates the stress hormone which leads to all kind of inflammation and disease. तो ये कहता है कि अगर हमारा ये सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे सिस्टम को एक्टिवेट होते ही हमारा माइंड स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करने लगता है। और स्ट्रेस हार्मोन हमेशा अगर रिलीज होता रहे, कॉन्टिन्यूसली अगर हम रिलीज करते रहेंगे ये हार्मोन्स, तो हमारे में इन्फ्लेमेशन और डिजीज को लीड कर सकता है। So our body were not meant to be in overdrive all day. यही रीजन है ना आज के डेट में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के यही रीजन हैं कि हमारा बॉडी हमेशा 24/7 बीटा ब्रेन वेव को फॉलो करता है, और जिससे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। सो इन ऑर्डर टू स्विच इट ऑफ एंड टू एंटर in a rest and relaxation mode, one simply need to stop and take 3 slow, long, rhythmic, deep breath, then continue to breathe in a rhythmic fashions.
तो इनके मुताबिक इस तरीके के सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, 3 स्लो, 3 लॉन्ग और 3 रिदमिक डीप ब्रीद करना चाहिए। तो ये तो हो गया ब्रेन का। अच्छा, ब्रेन से रिलेटेड और इन्होंने बताया द ब्रेन वेव विल स्टार्ट to entrain into the rhythm of breathe and you will slowly drop into an alpha brain wave state. In this state you are able to observe your mind rather than be controlled by it. तो अगर आप बीटा ब्रेन वेव से अगर आप अल्फा में आना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, जैसा कि पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपको 3 बार डीप ब्रीथ करना है, रिदमिक ब्रीथ करना है, तो इससे आप बीटा से अल्फा में आ जाएंगे। जब आप अल्फा में आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे कि अपने विचारों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, फिर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप अल्फा में हैं तो आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका विचार आपको कंट्रोल करेगा। और आपका विचार बहुत फास्ट है तो आपके बॉडी को भी वो हमेशा फास्ट मोड में रखेगा। So you will be able to focus and concentrate on whatever you choose or place your attention on and be able to actually get intelligent creative work done. अगर आप अल्फा स्टेट में वो करके अगर चीज़ों को करेंगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को बीटा से अल्फा में ला सकते हैं। So the key to overcoming anxiety is to allow the breath to lead the way rather than the mind. तो क्या की है इन्होंने, की बताया है कि आपको एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए अपने ब्रीथ को लीड करने दीजिए, अपने माइंड को। मतलब माइंड आपके ब्रीथ को लीड ना करे, आपका ब्रीथ आपके माइंड को लीड करे। When the breathe is slow, you can actually start observing your thoughts without identifying with them. तो ये ब्रेन का वो हो गया। आगे इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताया है कि जो फियर होते हैं, फियर का क्या रोल है हमारे एंजाइटी में। तो फियर के लिए इन्होंने बोला है द एमिगडाला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट साइंटिस्ट बिलीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियर। तो एमिगडाला को ना बताया गया है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन है, शायद उसको एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला को साइंटिस्ट कहता है ये आपके ब्रेन का ना सिक्योरिटी ऑफिसर है। जैसे हमारे घर के सोसाइटी के आगे सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं ना, जब भी कोई आता है वो उसको चेक करता है, पूछता है। सिमिलरली हमारे बॉडी का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एमिगडाला है। तो आगे ये कहते हैं द एमिगडाला एज सुन एज इट सेंस दैट देयर इज समवन एल्स हु इज डिफरेंट एंड मे बी ए थ्रेट reacts and trigger the sympathetic nervous system to automatically go into a model of reaction, survival and often times anxiety. तो जैसे ही एमिगडाला को पता लगता है कि बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है, कोई रिएक्शंस आ रहे हैं, कोई ट्रिगर को उसने कैच कर लिया, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली गो इनटू ए मोड ऑफ रिएक्शन, सर्वाइवल एंड ऑफन टाइम्स एंजाइटी। तो हमारा क्या हो जाता है कि हम रिएक्शन के मोड में आ जाएंगे, सर्वाइवल के मोड में आ जाएंगे, मतलब किसी तरह अपने आप को बचाना है, और फिर वो एंजाइटी का भी रूप ले सकता है। थॉट्स आर एनर्जी फॉर्म दैट कम एंड गो। इन्होंने कहा है कि थॉट्स एक एनर्जी के रूप में, हम सब जानते भी हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम विचार मन में करते हैं वो सारा एनर्जी है। वो आते हैं और ये जाते हैं। हमें क्या होता है, जब आते हैं तो आने दें, जाना चाहता है तो जाने दें, हम उसको पकड़ ना लें। हम अगर पकड़ लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो हमें आना और जाना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रिमेंबर यू आर नॉट योर थॉट, फीलिंग, ट्रॉमा और पास्ट एक्सपीरियंसेस। थॉट्स विल कम एंड गो, फीलिंग विल कम एंड गो, एक्सपीरियंस विल कम एंड गो। Who is the one that is always watching? It is you. It is higher self. तो आप मेरे ख्याल से इस लाइन को पढ़ करके आप अपने आप को समझ सकते हैं। आपके थॉट्स और आप, ये दो अलग अलग चीज हैं। आप अपने थॉट्स को देखिए। यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर एक्सपीरियंस,
you are not your feeling. ठीक है ना, आप क्या हैं, आप सिर्फ इसको देखेंगे, उसको इन्होंने हायर सेल्फ बोला है। आगे फिर कहते हैं यू आर नॉट द क्लाउड बट यू आर द स्काई, यू आर ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज हैव बीन देयर एंड ऑलवेज विल बी देयर। थॉट्स के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि ये इट इज ए काइंड ऑफ क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, बादल हमारे आसमान में आता है और बादल चला जाता है। ये कहते हैं कि यू आर नॉट क्लाउड, यू आर स्काई, यू आर ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज हैव बीन देयर एंड ऑलवेज विल बी देयर। तो आसमान हमेशा होता है, आसमान में ऐसा कभी नहीं होता आसमान खत्म हो गया सिर्फ बादल बादल है। बादल कभी होता है कभी नहीं होता है। सिमिलरली थॉट्स कभी होंगे कभी नहीं होंगे, ये हमारे वश में है। सो रिमेंबर, नो मैटर हाउ सीवियर द एंजाइटी और ट्रॉमा, इट विल पास। तो हमें अपने क्लाइंट को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा, चाहे कितना भी बुरा समय हो आपके सामने, इट विल पास। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड है और आप क्या हैं, आप आसमान हैं। आसमान में बादल आएंगे और जाएंगे, ये आपको क्लाइंट को समझाना है। तो ये कहते हैं कि स्टॉप, फील, फाइंड योर ब्रीथ, रिटर्न टू योर ब्रीथ, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। सांसें भी तो हमारी दोस्त है ना। एंड फाइनली प्लीज लर्न हाउ टू ब्रीथ। तो इन्होंने ये फाइनली बताया है कि कैसे ब्रीदिंग करना है, इसके बारे में हम जाने, जोर दे करके इन्होंने कहा है। अच्छा, एक्सपीरियंस ऑफ एंजाइटी, ये एक एक्सपीरियंस के बारे में जो कि मैं शायद सेशन के शुरू में मैंने कुछ जिक्र किया, आप सब लोग अगर आए होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। इसमें क्या बताया कि पीपल हैव निगेटिव इमोशन अटैच्ड टू देयर ट्रॉमा or cause of anxiety. When it appears, they do not have the ability to sit with it, observe it, and actually figure out what is at the root of the feeling. ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा जिनके पास सीवियर एंजाइटी का जो होता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनका निगेटिव इमोशन इतना ज़्यादा अटैच्ड होता है किसी ट्रॉमा के साथ, किसी ट्रिगर के साथ, कि वो ना अपने आप वो बैठ ही नहीं पाएंगे। उनको आप बोलो कि ये कोई अफर्मेशंस को आप यूज करें, चाहे कोई मोटिवेशंस को सुने, तो वो कभी नहीं सुन पाएंगे। तो मेरे साथ इस केस में वही हो रहा था। the client was not in a position to the therapy, you can say, or you can say the tips which I shared कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। शी वॉज नॉट एबल टू सिट, वो बैठ के कर ही नहीं पाती थी। तो काउंसलिंग में क्या है कि इफ योर क्लाइंट इज नॉट ए एक्शन टेकर, अगर वो एक्शन टेकर नहीं है, देन द काउंसलर विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू हेल्प। और फॉर दैट मैटर, एक्शन टेकर अगर आपके सामने नहीं है, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं एंड दैट पर्सन इज नॉट एक्शन टेकर ना, तो आप उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जब एंजाइटी का जब वो उस लेवल पे लोग चले जाते हैं जहाँ पे वो कुछ कर ही ना पाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। तो ये फिर कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड ए प्रैक्टिस और पर्सन हु इज एबल टू होल्ड स्पेस फॉर यू, calm you down and enable you to feel safe enough to explore the feeling. ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या बताया है कि आपको एक प्रैक्टिस जो आप करते हैं, आपको एक प्रैक्टिस अपने पास रखना चाहिए कि फलना फलना सिचुएशन में मैं फलना फलना प्रैक्टिस करके अपने आप को काबू कर पाऊंगा। या कोई पर्सन हो आपके पास जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके। तो मेरे केस में जो अभी मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, मैंने उनको बोला कि मैं इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत जो आपको 24/7 आपको इमोशनल सपोर्ट दे पाए। फिर आगे कहते हैं योर हायर सेल्फ ऑलरेडी नोज द रूट कॉज ऑफ फीलिंग, द प्रॉब्लम इज मोस्ट people are so busy thinking that they get lost in circular and repetitive pattern of mind and are not able to quiet it enough to allow the higher self
to reveal what is going on. इनके मुताबिक इसमें ये कहते हैं योर हायर सेल्फ ऑलरेडी नोज द रूट कॉज, मतलब आप जो हैं रियल यू, जिसको मैं बोलता हूँ डिवाइन यू, हम सब के अंदर एक डिविनिटी है, हम सब एक डिवाइन यू हैं, डिवाइन यू, उसको पता होता है कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन, क्या रूट कॉज है, उसको सब चीज पता होता है। बट आप अगर उसको पीसफुल माहौल देंगे तभी वो उभर के सामने आएगा, तब वो अपना रोल प्ले करेगा। So this is why learning how to breathe is important. It is a quickest way to calm and quiet the mind so that you can actually learn how to listen to your intuition or higher self. तो अगर आप अपने ब्रीदिंग करना सीख लें, ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस सीख लें अगर, तो यही सबसे आसान तरीका है अपने एंजाइटी के ऊपर काबू पाने का। अच्छा, ये मेरा सेशन ये 3 मिनट में ख़त्म होगा, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार फिर आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, वो हम 10 मिनट में फिर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गया है, वो भी बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर इन्होंने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का जो वेस्टर्न नज़रिया है सॉरी, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। इन्होंने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला इन्होंने बोला है जनरलाइज्ड एंजाइटी। इसको इन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि इट इज़ व्हेन यू एक्सपीरियंस एंजाइटी मोस्ट डेज फॉर लॉन्गर देन 1 मंथ। जनरल एंजाइटी मतलब कि आप हमेशा हर दिन आपको इसको एक्सपीरियंस करें, और 1 महीने या उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। फिर दूसरा इन्होंने बोला पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको कि PTSD भी कहते हैं। सो इट इज़ व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड और विटनेस्ड ए लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट एंड कंटिन्यू टू रिप्ले इट बैक थ्रू नाइटमेयर and flashback and feel a sense of anxiety, hyper arousal and frightenness all the time, fearing that the traumatic event will reoccur. पोस्ट ट्रॉमेटिक, इसको बहुत डिटेल में हमें इसलिए नहीं जानना कि हम जानते हैं PTSD के जो कॉन्सेप्ट हैं, इसी के बारे में इन्होंने अपने वर्ड्स में समझाया है कि क्या होता है PTSD। नाउ फिर इन्होंने बताया सोशल एंजाइटी। इट मीन्स यू आर सो कॉट इन योर थॉट्स कंसर्न्ड विथ व्हाट अदर पीपल थिंक और स्केयर्ड ऑफ अदर्स दैट यू श्रिंक इन सोशल सिचुएशन एंड एंड अप आइसोलेटिंग रादर देन कनेक्टिंग। सोशल एंजाइटी इज नथिंग बट कि लोग बाग क्या होता है ना कि किसी समाज में किसी के साथ मिलना जुलना बंद कर देता है, तो इसको इन्होंने सोशल एंजाइटी कहा है। चौथा इन्होंने कहा कि पैनिक अटैक। पैनिक अटैक इट इज व्हेन योर नर्वस सिस्टम बिकम्स ओवरवेल्म्ड विथ ए परसीव्ड थ्रेट, सब्सटेंस, सबकॉन्शियस मेमोरी और सिचुएशन दैट यू गेट लॉस्ट इनटू इट। तो पैनिक अटैक के बारे में भी हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया है कि जो जैसा कि पिछले स्लाइड में इन्होंने समझा दिया कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है एंजाइटी के, तो इन्होंने वेस्टर्न ट्रीटमेंट के बारे में ही बताया है। वेस्टर्न ट्रीटमेंट ये कुछ मेडिकल और फार्मा रिलेटेड नाम्स है जो कि हम सब लोग बहुत फैमिलियर नहीं होंगे, खाली हम अपने रेफरेंस के लिए मैंने इसमें डाला है। हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ना ही